So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 20th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 20 मार्च 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, नो पेन नो गेन। यानी कि अगर कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होगी तो याद रखना कोई फल भी नहीं मिलेगा। इसको आप लोग किस चीज़ से रिलेट कर सकते हो? सिंपल, कंफर्ट जोन से। देखो आज के टाइम पर हमारा माइंड ना ट्रेन हो चुका है पूरी तरह से कंफर्ट जोन में रहने के लिए। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग हमेशा आराम से रह सकें, आराम रहे हमारे को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब तक आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर नहीं निकलोगे तब तक कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, प्लस उसके बाद कुछ नया नहीं सीख पाओगे आप लोग, और आने वाले टाइम पर चीज़ों से टैकल नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। देखो आप सिंपल सा रिलेट कर सकते हो कि हम लोगों को बोला जाता है यार लिख लिख के अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा समय तक याद रखा जाएगा, ठीक है। बोलते हैं, हर कोई बोलता है, लेकिन क्या हम लोग लिखते हैं? 2-3 पेज लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं? नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, चाहता है कि हम लोग कंफर्ट में रहें, हमेशा कंफर्ट जोन में रहें, ठीक है। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर सक्सेस को अचीव करना है। तो याद रखना, नो पेन नो गेन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार नज़र मार लेते हैं हम कौन कौन से आर्टिकल का डिस्कशन करना है हमें इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों आर्टिकल लेकर आता हूँ, यानी प्रीलिम्स प्लस मेंस हम दोनों को हिट करते हैं। और जितने भी आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ताकि कोई एमसीक्यू बनेगा तो उसको भी आप सॉल्व कर पाओ, या फिर कोई मेंस रिलेटेड आंसर आता है तो उसको भी आप लोग बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले आर्टिकल के अंदर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के बारे में बात करी गई है। इसके चेयरमैन हैं, आने वाले 3 साल तक चेयरमैन बन चुके हैं इसके, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस ये जो टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस की सिचुएशन है इंडिया के अंदर, वो कैसी है आज के टाइम पर, हम लोग किस किस तरीके से स्टेप्स उठा रहे हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड आर्टिकल में बात करेंगे टेलीमेडिसिन के बारे में। बेसिकली ये ई संजीवनी के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट पिछले साल बहुत ही तेजी से ग्रो हो चुका है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताऊंगा ये टेलीमेडिसिन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस ये कौन से आर्टिकल से रिलेट करा हुआ है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कश्मीरी पंडित्स के बारे में। तो ये जो कश्मीरी हमारे पहले बहुत सारे लोग थे वो छोड़कर चले गए थे ना, वो वापस से रिटर्न कर चुके हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जानने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्टिकल्स इन डिटेल पर। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बिल से क्या फ़ायदा होगा, अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो क्या कहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्लस ये बिल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बिल नहीं होगा तो फिर सरकार के पास यहाँ पे पैसा नहीं आएगा खर्च करने के लिए, ठीक है। तो बहुत कुछ हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एट द लास्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डैम में क्या इशू चल रहा है आज के टाइम पर, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है, रूल कर्व क्या होता है, और इस डैम के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले लेकिन सभी लोगों के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिसेंटली। हाल ही में एक कंट्री ने आईएसए को साइन किया है, ठीक है। तो आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, इटली या साउथ अफ्रीका। सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग टाइप करेंगे। एटलीस्ट सबको ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक पर्पज़ यह है कि हाँ कुछ नया सीख कर ज़रूर यहाँ से जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, सबसे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ ये है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल इन शॉर्ट का। बात करी गई है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के बारे में। टीबी क्या है, बेसिकली एक बीमारी आप लोगों को मालूम होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस वाली बीमारी है, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जो कि आज के टाइम पर हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहलाते हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। इनको अपॉइंट कर लिया गया है एज अ चेयरमैन, किसका, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्टॉप टीबी मतलब ये जो बोर्ड है ये किस लिए काम करता है,
ताकि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको रोका जा सके। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे ये पीआईबी का आर्टिकल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप कह सकते हो ये डायरेक्टली सरकारी वेबसाइट से लिया गया है, यानी कि बिल्कुल ऑथेंटिक आर्टिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर जो है आने वाले 3 साल के लिए ये सर्व करेंगे एज अ बोर्ड ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बोर्ड है इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकें, उसको हम लोग कम कर सकें, ठीक है, आने वाले टाइम पर ये जो बीमारी है, क्योंकि आज के टाइम पर ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और अगर हम बात करें हाई टीबी बर्डन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, अगर बेसिकली देखें तो लगभग 2/3 जो केसेस हैं वो कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर है। इंडिया बिल्कुल लीड पर है, इंडिया के अंदर बहुत सारे टीबी के केसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका, ये अदर कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया के पीछे पीछे ये भी टॉप पर हैं, जिनके अंदर टीबी काफ़ी तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आया है। उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा, आप देख पाओगे इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले तो एक कमिटमेंट बांध ली है कि हम लोग 2025 तक ये टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, कम कर देंगे, और एक तरीके से ख़त्म करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और अगर पूरी दुनिया का टारगेट देखें तो ग्लोबल डिक्लाइन है 2030 तक का, कि हम लोग इस टीबी को पूरी दुनिया में ख़त्म करने वाले हैं। एक तरीके से ख़त्म आप कह सकते हो कर देंगे तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए होने वाला है। और उसके लिए क्या क्या प्लान है आप देख पाओगे, एक नेशनल स्ट्रेटजी प्लान ले रखा है हम लोगों ने इस टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। वो क्या है, 2017 से 2025 तक का ये प्लान डिसाइड किया है हम लोगों ने। इसके अंदर क्या होगा, हम लोग टीबी को पहले डिटेक्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पर ये बीमारी है, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद उसको प्रिवेंट करा जाएगा, देन उसके बाद आगे चीज़ें बिल्डअप करी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहले डिटेक्ट करके फिर अच्छे से चेक करेंगे, फिर प्रिवेंट करेंगे, ट्रीटमेंट होगा, इस तरीके से हम लोग टीबी को ख़त्म करने वाले हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को हर साल ऑब्जर्व करते हैं हम लोग 24 मार्च को। और यहाँ पे क्यों ऑब्जर्व करा जाता है, ताकि हम लोग इसके प्रति जागरूकता फैला सके दुनिया के अंदर कि हाँ ये बीमारी है, इससे आप लोगों को अच्छी तरीके से बचकर रहना है। नाउ आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। बात करी गई है टेलीमेडिसिन के बारे में, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा टेलीमेडिसिन क्या होता है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है, जिसके अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो ई संजीवनी, हमारा ई संजीवनी एक बेसिकली एक प्रोग्राम है, आप कह सकते हो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ये लगभग क्रॉस कर चुका है 3 मिलियन कंसल्टेशंस को। 30 लाख कंसल्टेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कंसल्टेशन यानी सलाहकार जो कि आपको सलाह देंगे। नाउ अगर हम लोग बात करें टेलीमेडिसिन क्या होता है, बेसिकली आज के टाइम पर आप लोगों को मालूम होगा सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे टेलीमेडिसिन का भी एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। टेलीमेडिसिन का मतलब है कि अपने पेशेंट्स की केयर करना, लेकिन आप फिजिकली तो जा नहीं सकते। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोवाइडर और पेशेंट होंगे ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, ये लोग आपस में नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपस में बातचीत करेंगे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे जो डॉक्टर है वो अपनी सलाह देगा पेशेंट्स को। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं टेलीमेडिसिन। अगेन ये पीआईबी का आर्टिकल है, तो ये आज के 2-3 आर्टिकल मैंने पीआईबी से ले रखे हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक आर्टिकल होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना डेफिनेटली होती है। नाउ इसके बारे में जानेंगे। आज के टाइम पर करेंटली जो ये नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है ये लगभग 31 स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज सब मिलाकर 31 यहाँ पर जगह पर ये सर्विस देखने को मिलेगी, और लगभग डेली बेसिस पे 35,000 पेशेंट्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री इस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं अपनी हेल्थ सर्विस को लेने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्विसेज है, ये जो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, इसके 2 वेरिएंट हैं। वो कौन कौन से वेरिएंट है, पहला डॉक्टर टू डॉक्टर एक वेरिएंट है, और दूसरा पेशेंट टू डॉक्टर है, ठीक है। तो हम लोग ई संजीवनी, बेसिकली इसका नाम है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ इसके अंदर क्या होगा, वही सारी चीज़ें बताई गई है। ऑनलाइन एक डॉक्टर कंसल्टेशन सिस्टम है, आपको ऑनलाइन ही सारी कंसल्टेशन मिल जाएगी, सारी सलाह मिल जाएगी जैसे भी आपको चाहिए होगी, ठीक है। किसके थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन वही सारी चीज़ें समझाई गई हैं। ई संजीवनी ABHWC, ये क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर। अब यहाँ पर ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं
ये आप कह सकते हो हम लोग बाय दिसंबर 2022 तक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और हम लोग आप कह सकते हो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ पर, हेल्थ और वेलनेस सेंटर में, ठीक है, जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में आते हैं। ये दिसंबर 2022 तक हम लोग ये सारे सेंटर्स के अंदर भी ये प्लेटफॉर्म लेकर आ जाएंगे, ताकि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है अपनी चीज़ों को कंसल्ट कर सको। और यहाँ पर लगभग 1,55,000 हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर, जो भी यहाँ पे सेंटर्स होंगे पूरे भारत के अंदर, यहाँ पर हम ये चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे ताकि ये कंसल्ट करा जा सके चीज़ों को लेकर, ठीक है। उसके बाद ये आप स्किप कर सकते हो, डोंट वरी, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आता है आर्टिकल नंबर 3, बात करी गई है कश्मीरी पंडित के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉर होम अफेयर्स हैं, इन्होंने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया कि जो बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स हैं जो कि कश्मीर वैली को छोड़ के चले गए थे, वो वापस से रिटर्न हो रहे हैं। क्यों छोड़ के गए थे, क्या रीज़न है, आगे बात करेंगे। अगेन पीआईबी का आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट का, अगेन यहाँ पे सरकारी वेबसाइट का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करी गई है एज पर द रिपोर्ट ऑफ रिलीफ ऑफिस सेटअप। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है 1990 में, क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा यहाँ पे बताया गया 44,167 जो कश्मीरी माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं, इन लोगों को रजिस्टर्ड करा गया, जो कि कश्मीर छोड़कर चले गए थे 1990 में, 1990 में। क्यों चले गए थे, इसके पीछे का रीज़न था सिक्योरिटी कंसर्न। वो लोग वहाँ पर सोच रहे थे वो सुरक्षित जगह नहीं है रहने के लिए, तो वो लोग छोड़कर निकल गए। उसमें से जो हिंदू माइग्रेंट्स थे वो लगभग 39,782 थे। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ये डेटा नहीं ध्यान रखना है, लेकिन ये पता रखना है कि हाँ ये कब से क्या सिचुएशन हुई थी। 1990 में ये सिचुएशन हुई थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या करा, उन लोगों को बुलाने के लिए नए नए पॉलिसीज़ लेकर आ गए, जैसे कि रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट नाम की एक पॉलिसी आ गई, जिसके अंदर हम लोगों ने ढेर सारे पैकेजेस अनाउंस कर दिए कि हम लोग, अगर आप लोग आओगे तो ये सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज दिया था साल 2008 में, फिर साल 2015 में ये स्कीम्स लाई गई हैं, ताकि हम लोग जो कश्मीरी माइग्रेंट्स निकल गए हैं उनको वापस से हम लोग रिहैबिलिटेट कर सकें, वापस से बुला सकें। और इसके अंदर हमने कोशिश करी कि हम घर प्रोवाइड करवा सकें, कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकें, यानी कि पैसों की मदद दे सकें, उसके बाद जो है रोज़गारी दे सकें वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी अट्रैक्ट होकर वापस से रिटर्न हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, 3800 माइग्रेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो रिटर्न हो गए वापस से कश्मीर में पिछले कुछ सालों में। लेकिन उसके बाद आपको मालूम है हाल ही में आर्टिकल 370 को हमने एब्रोगेट किया। उसके बाद 520 माइग्रेंट कैंडिडेट्स उसके बाद, यानी कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भी जो है 520 माइग्रेंट कैंडिडेट्स वापस से पहुंचे हैं कश्मीर। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है बेसिकली, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये है आर्टिकल इन डिटेल का पहला आर्टिकल। बात करी गई है एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, लोकसभा ने पास कर दिया है एप्रोप्रिएशन बिल। तो डिस्कस करेंगे क्यों पास किया है, ये क्या है एप्रोप्रिएशन बिल। सबसे पहले न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो रिसेंटली लोकसभा ने इस बिल को क्लियर किया है। और इस बिल को क्लियर करने से क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी हमारी सरकार को पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, तो वो पैसा उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना होता है, सीएफआई से। ये क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से फंड निकालना होता है, लेकिन उसके लिए एक अप्रूवल चाहिए होता है लोकसभा से। तो एक बिल पास होता है जिसका नाम है एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर सरकार को सीएफआई से पैसा निकालना है तो। ओके, नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं इस बिल के बारे में। तो ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है, ये पावर देता है सरकार को कि वो लोग फंड निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सीएफआई से। सीएफआई ये सब हमारी जनता का पैसा होता है जो भी हम गवर्नमेंट के पास देते हैं। तो यहाँ से पैसा जो है सरकार को अगर खर्च करना है, सरकार को खर्चे आ रहे हैं, अगर खर्च करना है, सरकार के पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे वो सीएफआई से निकालते हैं, ठीक है। और सीएफआई से निकालने के लिए एक बिल यहाँ पे इनको पावर देता है। और इस बिल के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 114 यानी 114 के अंदर मेंशन करा गया है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यहाँ से जो सरकार है वो पैसा निकाल सकती है, लेकिन कब, जब पार्लियामेंट एक अप्रूवल देगा तभी जो है ये पैसा निकाला जा सकता है। उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। सबसे पहले ये एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करा गया है लोकसभा में। अगर हम बात करें, सबसे पहले ये पास करा जाता है लोकसभा के द्वारा, फिर राज्यसभा में जाता है,
राज्यसभा इसमें अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है, यानी कि इसमें बदलाव कर सकती है छोटा मोटा राज्यसभा, लेकिन जो है ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिकमेंडेशन को वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, उसके बाद ये जब बिल आप कह सकते हो एक तरीके से एसेंट हो जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट की इसमें रजामंदी हो जाती है, फिर उसके बाद ये एप्रोप्रिएशन बिल से एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। ठीक है, और इसका एक बहुत ही शानदार फीचर क्या है कि जो ये एप्रोप्रिएशन बिल है ये ऑटोमेटिकली रिपील हो जाता है। मान लो इसको हटाना हुआ, बिल को रद्द करना हुआ, तो कैसे करेंगे हम लोग, ये जैसे ही इसका पर्पस पूरा हो जाता है वैसे ही ये बिल भी रिपील हो जाता है। ओके, नाउ कुछ की पॉइंट्स है इसके बारे में। तो ये जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पैसा नहीं निकाल सकती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कब तक? जब तक ये बिल अप्रूव नहीं होगा, जब तक लोकसभा इस बिल को पास नहीं करेगी। अब आप देखोगे इसको पास करने में टाइम लगेगा, है ना, कि हाँ पहले अप्रूवल चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें चाहिए। तो उस बीच में अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा? तो उस बीच में अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो लोकसभा एक एडवांस दे देता है पैसा, और वो एडवांस जो दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए होता है खर्च करने के लिए, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालता है। लेकिन इसमें भी यहाँ पे अगर अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए और ये सारी चीज़ें चाहिए, ये सारे प्रोसीजर के बीच में अगर मान लो इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो यहाँ पर वोट ऑन अकाउंट के थ्रू जो है लोकसभा एडवांस मनी प्रोवाइड करवा देता है। तो इसके बारे में भी हमारे संविधान में आर्टिकल 116 के अंदर मेंशन करा गया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उसको छोटे मोटे एक्सपेंसेस करने हैं तो जो कि उसको फंड चाहिए होगा सीएफआई से, तो वो लोग आराम से निकाल सकते हैं, उनको एक एडवांस दिया जाएगा, ग्रांट इन एडवांस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, नाउ बहुत देर से हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का नाम सुन लिया, ये क्या है सीएफआई, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में आपको हमारे संविधान में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 266(1) में यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ओके, नाउ अब ये होता क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे जितने भी रेवेन्यूज़ आते हैं सरकार के पास टैक्स के थ्रू, हम लोग टैक्स पे करते हैं, एक्साइज हो गया, कस्टम्स ड्यूटीज़ हो गए, या फिर कोई भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, कहीं से भी सरकार पैसा जनरेट कर रही है तो वो सब कहाँ जाता है? सीएफआई के अंदर जाता है। या फिर कहीं से लोन उठाया सरकार ने, वो सब सीएफआई के अंडर में जाता है और फिर वहीं से पैसा निकाला जाता है। लेकिन निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल की ज़रूरत पड़ती है, ये हम लोगों ने अभी देख लिया। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, तो ये द हिंदू का आर्टिकल है, आपको देख पाओगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो रूल कर्व की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर बेसिकली रूल कर्व क्या होता है मैं आपको आर्टिकल के अंदर बताऊंगा। तो ये रूल कर्व का डिसीजन लेकर आ चुके हैं, तमिलनाडु के ऊपर ये आप कह सकते हो जिम्मेदारी सौंप दी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो मुल्ला पेरियार डैम के लिए सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई है, आप कह सकते हो यहाँ पर डैम की सेफ्टी को लेकर बहुत सारे कंसर्न पैदा हो रहे हैं। यानी डैम आप कह सकते हो आज के टाइम पर जो ये डैम है इसका जो वाटर लेवल है ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसकी सेफ्टी को लेकर ये सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई थी ताकि हम लोग डायरेक्शन दे सकें इस डैम की सेफ्टी को लेकर कि हाँ क्या क्या स्टेप उठाने हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ये परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी को बनाया था 2014 में, ताकि सारे इश्यूज़ वगैरह देखे जा सकें रिगार्डिंग द मुल्ला पेरियार डैम। और ये जो डैम है ये एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है तमिलनाडु और केरला के लिए, क्योंकि ये डैम, पहले हम लोग इस डैम के बारे में पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग देख पाओगे ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ये 123 साल पुराना है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लयार और पेरियार रिवर, दो नदियाँ हैं वहाँ पे ये लोकेटेड है। कहाँ पर? केरला के अंदर ये डैम लोकेटेड देखने को मिलेगा। ये जो डैम है इसकी हाइट है 53.66 मीटर्स और लेंथ है 365.85 मीटर्स। नाउ अगर हम बात करें इसको मेंटेन कौन करता है? तमिलनाडु। डैम कहाँ पर है? केरला के अंदर, लेकिन मेंटेन करता है तमिलनाडु। जब डैम बनाया गया था तो 1000 साल का एग्रीमेंट कर दिया गया था कि इसका जो मेंटेनेंस है वो कौन करने वाला है? वो करने वाला है तमिलनाडु। आप देख पाओगे डैम वो है यहाँ पर केरला के अंदर, लेकिन मेंटेन करता है इसको तमिलनाडु। ये आप लोग को याद रखना है। नाउ अब इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या क्या सिचुएशन है। न्यूज़ के अंदर हम लोगों ने देख लिया, क्यों? क्योंकि डैम की सेफ्टी के कंसर्न के ऊपर यहाँ पर बोला गया है स्टेप उठाए जाएंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे ये सिचुएशन कैसे पहुंची है, एक आप बैकग्राउंड सिचुएशन देखोगे तो केरला के द्वारा यहाँ पे पेटिशन डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो डैम है इसको लेकर तमिलनाडु स्टेप सही से नहीं उठा रहा है। तमिलनाडु केरला के ऊपर डाल देता है, केरला तमिलनाडु के ऊपर डाल देता है, ये दोनों एक दूसरे से लेकर यहाँ पर ये डैम का विवाद हमेशा से चलता हुआ आया है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग देख पाओगे यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी भी सही से काम नहीं कर रही है, क्योंकि कमेटी का क्या काम था कि जितने भी कंसर्न पैदा होते हैं, जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग पैदा होती हैं इस डैम के लिए, वो सब प्रोवाइड करवाई जाए, लेकिन यहाँ पर वो भी सही से काम नहीं कर रही है। उसके बाद यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है रूल कर्व के लिए।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो रूल कर्व क्या होता है बेसिकली। रूल कर्व का मतलब होता है इन अ डैम डिसाइड्स द फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल। मान लो एक बांध है, डैम क्या होता है, बांध होता है, हमने पानी मान लो यहाँ पे रोक रखा है। डैम के अंदर क्या होता है, जो फ्लक्चुएटिंग लेवल है वो अलग, मतलब सॉरी, जो पानी का लेवल है वो फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट मतलब चेंज होता रहता है, यानी कि पानी का लेवल कभी बढ़ता है कभी कम होता रहता है, ठीक है। तो वो इन सिचुएशन के हिसाब से हम लोग गेट को ओपन करते हैं। डैम के गेट को कब ओपन करेंगे, जब यहाँ पे खतरा ना हो, ठीक है, पानी बढ़ रहा है लेवल या कम हो रहा है, उन चीज़ों को देखना हम लोग बोलते हैं रूल कर्व, ठीक है। रूल कर्व क्या है बेसिकली, यहाँ पे रूल कर्व के थ्रू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डैम के गेट को ओपन करते हैं, और वो बेसिकली है फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल, यानी कि जो हमने पानी स्टोर कर रखा है उसके अंदर क्या फ्लक्चुएशन हो रही है, पानी का लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन होती है। ये बहुत बड़ा सेफ्टी का पार्ट है, हम लोग सेफ्टी को देखते हुए हम लोग ये स्टेप उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंसर्न बहुत बड़ा पैदा हो जाता है, इतना बड़ा डैम है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। नाउ ये रूल कर्व के अंदर एक सिचुएशन फिक्स भी कर रखी है, वो क्या है कि यहाँ पे एमरजेंसी ओपनिंग, यानी डैम के जो बांध है उसके जो शटर हैं उसकी एमरजेंसी ओपनिंग नहीं होगी। अगर कोई फ्लड लाइक सिचुएशन आती है, बाढ़ टाइप की सिचुएशन आती है, तो यहाँ पे इसकी एमरजेंसी ओपनिंग नहीं करी जाएगी, ऐसा यहाँ पे रूल कर्व का लेवल यहाँ पे बोलता है। ये जो रूल कर्व है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर वही चीज़ है कि जो बांध है उसके अंदर जो पानी है, उसके जो स्टोरेज लेवल है उसके अंदर बदलाव आना, और उसके हिसाब से हम उसके गेट को खोलेंगे और बंद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जिम्मेदारी की सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग देखो, ये तो रूल कर्व हमने समझ लिया, ये रूल कर्व क्या है। अब ये रूल कर्व की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, ये दे दिया है तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को। क्यों? क्योंकि अभी आपस में दोनों लड़ रहे हैं, केरला तमिलनाडु, कि हाँ ये अच्छे से काम नहीं करता, ये अच्छे से काम नहीं करता। अब भाई ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, ये दे दी है किसके, तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को। ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के लिए, और जो भी सिचुएशन होती है, ये रूल कर्व की जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, यानी कि जैसे भी फ्लक्चुएशन लेवल्स होते हैं इस डैम के अंदर, वो सब क्या होगा, यहाँ पे एक कमिटी को इन्फॉर्म करा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनका काम हो गया, तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पे इनका पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बना दिया है इस डैम की सेफ्टी के लिए। तो ये था आर्टिकल, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यानी ये जो डैम है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इसके लिए रूल कर्व का सिचुएशन लेकर आ गए और ये थोप दिया तमिलनाडु के ऊपर कि तमिलनाडु अब इसको मेंटेन कर रहा है, तो ये भी ध्यान रखेगा। नाउ हमने अभी देखा ये जो डैम है हमारा मुल्ला पेरियार डैम, ये दो रिवर के ऊपर लोकेटेड है। कौन कौन सी दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है, वो कौन कौन सी, मुल्लायार रिवर और पेरियार रिवर, जिसमें से पेरियार रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरियार रिवर एक लॉन्गेस्ट रिवर बोली जाती है अगर हम बात करें केरला के अंदर। इसकी लंबाई है 244 किलोमीटर। इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये जो रिवर है ये कंटिन्यूस फ्लो होती है, अगर हम बात करें पूरे साल साल यहाँ पर ये रिवर फ्लो होती है। उसके बाद ये जो रिवर ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट के शिवागिरी हिल से निकलती है, और यहाँ पर जो पेरियार नेशनल पार्क है वहाँ से ये बहती हुई जाती है। इसकी जो मेन सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है आप देख पाओगे मुथिरापूजा और मुल्लेयार, चेरुथोनी और पेरिन जांगकुतुई। तो ये सारी जो है सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, और ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी बने हैं और बन जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने डेली करंट अफेयर के वीडियो का एनालिसिस एंड। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।